हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैरिज हॉल गोवा। रिवान की नींद धीरे धीरे खुली। उसे अपने सिर पर बेहद दर्द महसूस हो रहा था। जब उसने आसपास देखा तब पाया कि वो अपने बेडरूम में नहीं था, जिसे देख रिवान एकदम से उठकर बैठ गया। फिर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र सोफे पर सो रही नैन्सी पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जोर से चीखा, ओह गॉड। रिवान के चिल्लाने की आवाज़ सुन नैन्सी की नींद टूटकर उठकर बैठते हुए रिवान से बोली, गुड मॉर्निंग सर। यह कहते हुए नैन्सी की नज़र घड़ी पर गई, जिसमें सुबह के 7 बज रहे थे, जिसे देख नैन्सी हड़बड़ाते हुए बोली, ओह गॉड, मुझे देरी हो गई। इतना कहकर नैन्सी बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिस पर रिवान एकदम से उसके सामने आकर बोला, ओ कहाँ जा रही हो, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। रिवान के सवाल का सुन नैन्सी उसे सामने से हटाते बोले, सर हमारे भी जो कुछ भी हुआ मैं फ्री होकर आपको बता दूंगी। फिलहाल इतना सुन लीजिए कि आप काफ़ी नशे में थे और मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नैन्सी रिवान को रास्ते से हटाकर बाथरूम के अंदर घुस गई। वही रिवान की हालत खराब हो चुकी थी। नैन्सी की बात सुनकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, हमारे बीच क्या हुआ होगा, मैंने कहीं नशे में कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन वो सोफे पर सो रही थी। ये सोचते हुए रिवान को अपने सिर में और ज़्यादा दर्द होने, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर कमरे से बाहर आया तो देखा वो लोग रेस्टोरेंट के करीब वाले गेस्ट रूम में थे, जिसे देखते हुए रिवान अपने दिमाग पर जोर लगाने लगे। तब उसे याद आया कि चार्ली रुद्रा शेल्वन के साथ पीने के बाद उसे काफ़ी चढ़ गई थी। जब वो अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था, वो नैन्सी से टकरा गया था, जिसे याद करते हुए रिवान अपना सर हिलाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। मैं अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था जब मैं उस लड़की से टकरा गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सोचते हुए रिवान फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाने लगा। जब फिर से उसे कुछ झलकियाँ याद आने लगी और उसे याद आया कि नैन्सी को उसके कमरे का पता न पता होने के कारण वो रिवान को अपने बेडरूम में ले आए और रिवान अपने पेट के दर्द के कारण से रहा था, जिसे रोता हुआ देखने के बाद नैन्सी ने उसे डाइजेशन के लिए सिरप दिया। लेकिन रिवान पेट को पकड़कर रोते हुए सो चुका था। लेकिन नैन्सी ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की। जब रिवान ने उसे किस किया था, जिसे याद कर रिवान अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए, बेवकूफ गधे की औलाद, ये तूने क्या किया, तू इतना बड़ा गद्दा कैसे हो सकता है, तूने क्या सोचकर ड्रिंक किया। ये कहते हुए रिवान अपने बेडरूम में आ चुका था। फिर वो मिरर के सामने खड़ा होते हुए, गलती उसकी भी है, उसे मुझे छोड़ देना चाहिए था, और अगर नहीं छोड़ना था तो बेडरूम में लेकर गई तो मैं सो चुका था, तो मुझे उठाने की क्या ज़रूरत थी। इतना कहते हुए रिवान ने अपने ख्यालों को झटका और बाथरूम के अंदर चला गया। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। विप्लव और हिमांशी की आज शादी थी, जिस कारण विप्लव के कमरे में शारंग ब्रदर्स बैठे हुए थे। विप्लव हमेशा की तरह नखरे कर रहा था, जिसे देखते हुए शोभित दांत पीसकर बोला, वापी तुमने ये शेरवानी डिजाइनर से खुद बैठकर बनवाया है और अब तुम नखरे कर रहे हो। विप्लव शोभित की बात सुन मुंह बनाते हुए, मुझसे मानसी ने कहा था कि वो रेड कलर का लहंगा पहनेंगी, तो मैंने रेड कलर का शेरवानी बनवाई। लेकिन मैंने देखा उसके लहंगे में गोल्डन कलर की कारीगरी की गई थी और मेरा शेरवानी प्योर व्हाइट एंड ब्लैक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ये चेंज करो। विप्लव की बात सुनकर मृत्युंजय उसे देखते हुए, आई डोंट केयर, तुम उसी को पहनोगे, कोई नया शेरवानी नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। मृत्युंजय की सीधी बात पर विप्लव बिस्तर पर आलथी पालथी मारकर बैठकर अपना सर नहीं में हिलाते बोले, मैं नहीं पहनूंगा, मैं शर्ट पैंट पहनकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पहन लूंगा। जिसे सुनकर अमृत उसे कुछ कहने लगा। जब रचना महक के साथ अंदर आई तब उसकी नज़र विप्लव पर गई। उसकी भवें तन गई और विप्लव को घूरते, विप्लव तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए। जिसके जवाब में विप्लव अपना सर नहीं महिला, तो मैं ये शेरवानी नहीं पहनूंगा। अमृत विप्लव की बात पर चिढ़ते हुए, यार तुमने खुद बनवाया है, अब तमाशा कर रहे हो, क्या दिक्कत है शेरवानी में, कलर तो सेम है ना। अमृत की बात सुन विप्लव का मुँह बन गया और रचना उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप पहनो और रेडी हो जाओ। महक तुम्हें पगड़ी बांधने आई है, आती है। रचना की झिड़क भरी आवाज़ को सुनकर विप्लव मुंह बनाते हुए, मेरी इकलौती शादी है, फिर भी यहाँ पर मुझ पर रौब दिखाया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे इंसाफ दिलाओ। उसके ओवर एक्टिंग को देखकर रचना सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, इसे पहनाओ शेरवानी और रेडी करो। विप्लव रचना के बाद सुन अपने पर बिस्तर पर पैर पटकते हुए बोला, मॉम क्या है। रचना ने गुस्से में कहा, जिसे सुन विप्लव चुपचाप खड़ा होकर अपना शेरवानी उठाते हुए बोला, मैं खुद रेडी हो सकता हूँ। इतना कहकर विप्लव मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ चला, जिसके जाने के बाद सब लोगों ने राहत की सांस भरी और मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू चाची, कितने नखरे करता है ये लड़का। जिसे सुनते हुए रचना ने अपना सर हिला दिया और रचना महक की तरफ देखते हुए बोली, तुम उसे पगड़ी पहना देना, मैं नीचे जा रहा हूँ। रचना की बात पर महक ने अपना सिर हिला दिया तो रचना वहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद महक ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जिसने उसे इग्नोर कर दिया। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए और अमृत धीरे से महक के पास आकर बोला, तुम्हारे और जय के बीच झगड़ा हुआ है क्या।
अमृत के सवाल पर महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, झगड़ा नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों वो कल से मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तुमने उससे ऐसा कुछ कहा जिससे उसे बुरा लगा हो? अमृत ने फिर सवाल किया, जिसे सुनकर महक जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुंह फुलाकर बैठे हैं। जब विप्लव शेरवानी को पहने बाहर आया तो बड़ा हैंडसम लग रहा था। सभी उसे घूरने लगे तो विप्लव अपने चेहरे को छिपाते हुए, घूरना बंद करो, मुझे शर्म आती है। उसकी एक्टिंग को देखकर शोभित उसके पास उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए, इडियट, इतना खूबसूरत लग रहा है, फिर भी तुझे ये शेरवानी नहीं पहननी। जिसे सुनकर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, मैं उस मानसी को छोड़ूंगा नहीं, फोटो क्लिक करके नहीं भेज सकती थी, अपने लहंगे का मुझे उल्लू बनाती है, मैं उसे पक्का पीटूंगा। महक विप्लव की बात पर उसके पास उसे कंधे से पकड़ बैठाते हुए बोली, विप्लव, शादी का मतलब सिर्फ तो लोगों का साथ होना नहीं होता, दो आत्माओं का मिलन होता है जिन्हें एक दूसरे को समझना होता है, और इस समझ के चलते कोई रिश्ता मजबूत होता है। तो किसी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो छोटी छोटी बातें गहरी और बड़ी न हो जाए, वरना रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। वक्त के साथ और समय से पहले चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। हिमांशी थोड़ी शांत है, लेकिन आप उसे हमसे बेहतर जानते हो। ये कहते हुए महक विप्लव को पगड़ी पहना रही थी और उसकी बातों को सुनते हुए विप्लव अपना सर हिलाते हुए बोले, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ भाभी, और मैं मारूंगा नहीं उसे, मैं चाहे उस पर कितना ही गुस्सा कर लूँ, मुझे पता है वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। जिसे सुनकर विप्लव मुस्कुरा दिया। महक मुस्कुरा दे उसे पगड़ी पूरी तरीके से पहनाने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए बोली, बाकी की सजावट आप लोग कर लीजिए। जिसमें मृत्युंजय एक बॉक्स महक की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे तुम पहनाओ। मृत्युंजय की बात पर महक उसके हाथ से बॉक्स लेकर उसे खोलती है तो उसके अंदर रॉयल डायमंड और कीमती मोतियों से बना एक हार था। विप्लव उस हार को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए मृत्युंजय से बोले, मुझे मत पहनाओ, अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो? विप्लव की बात सुनकर शोभित उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए, हमने भी तो पहना था, हमें कितना किडनैप कर लिया? तो आपकी और मेरी बात अलग है ना, मैं आपसे सुंदर और क्यूट है, आप खड़ूस है, इसलिए आपको किसी ने किडनैप नहीं किया। किडनैप में बहुत प्यार, क्योंकि मैं बहुत प्यारा हूँ ना, इसलिए किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। विप्लव ने अपना जताते हुए कहा। उसके सेल्फ अपसेट को देखते हुए सभी ने अपना सर निराशा से नहीं में हिला दिया और महक उस हार को विप्लव को पहनाते हुए बोली, आपकी शेरवानी से काफ़ी मैच कर रहा है और आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं और बिल्कुल किसी रियासत के राजकुमार की तरह। विप्लव महक की बात सुनकर, अरे मैं राजकुमार ही तो हूँ, सबसे छोटा राजकुमार। आप भी ना भाभी भूल जाती हो कि आप भी तो क्यों न हो मेरे बड़े ब्रो की। ये कहते हुए विप्लव मिरर के सामने खड़ा अपने आप को देखने लगा। वहीं मैं कंफ्यूज थी उसकी बातों को सुनकर, जिस पर अमृत उसे देखते हुए, सारंग परिवार के 5 भाइयों को लोग 5 प्रिंस के नाम से जानते हैं। विप्लव उसी की बात कर रहा है। जिसे सुनकर महक अपना सर हिलाते हुए, अब मुझे समझ आया, लेकिन आप लोग तो 7 भाई हो, लेकिन मुंबई में तो 5 भाई है ना, इसलिए इस बार शोभित ने कहा। शोभित की बात सुन महक अपना सिर हिला वहाँ से जाते हुए बोली, ठीक है, आप लोग जल्दी से विप्लव को लेकर नीचे आ जाइए। इतना कहकर महक कमरे से बाहर चली गई। जिसे जाता हुआ देख मृत्युंजय खुद से बोला, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, किस बात से फर्क नहीं पड़ता? जिसे सुन मृत्युंजय राजीव को देखते बोला, कुछ भी नहीं, हम दोनों के बीच की बात है, चलो विप्लव को रेडी करो। मृत्युंजय की बात पर सभी ने अपना सर हिला दिया और विप्लव को रेडी करने लगे। इधर मंडप गार्डन में बना हुआ था, जहाँ पर काफ़ी सारी कुर्सियाँ रेड कलर में डेकोरेशन हुआ था, जिस कारण वह जगह बड़ी रोमांटिक लग रही थी। जहाँ पर भार्गवी डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहना था और अपने कानों में छोटे छोटे बालों को खुला छोड़े वो बेहद सुंदर लग रही थी। और अनफॉर्चुनेटली शिवांश ने डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो कतई जहर लग रहा था। शिवांश की नज़र अभी तक भार्गवी पर नहीं गई थी। वो अव्यक्त को पकड़ दीपांजलि के साथ घूम रहा था, जिसकी गोद में उसका खुद का 3 साल का भाई दीपक लॉलीपॉप खाते हुए इधर उधर देख रहा था। दीपक के बार बार इधर उधर देखने पर दीपांजलि उसे घूरते हुए, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते? दीपक दीपांजलि की बात से मुँह बनाते हुए, मम्मा। दीपांजलि दीपक के बाद पर शिवांश की तरफ देखते हुए, शिव तुम अभी के साथ रहो, मैं इस बंदर को मम्मी को देकर आती हूँ। जिसे सुनकर शिवांश ने अपना सिर हिला दिया तो दीपांजलि दीपक को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चली। जिसके जाते ही वैदिक वहाँ आकर शिवांश से बोला, हे शिव, तुमने भार्गवी को देखा? शिवांश वैदिक की बात सुनकर से घूरते हुए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बार बार मेरे सामने आकर उसका नाम मत लिया करो, गुस्सा आता है मुझे। शिवांश की बात
पर पीछे से भविष्य बोला, वैसे मेरी भार्गवी दिखने में इतनी भी बुरी नहीं है। भविष्य की बात पर शिवांश ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और अपना सर नीचे झुकाते हुए, तुम क्या कह रहे हो बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा। भविष्य शिवांश की बात पर सिर उठाकर उसे देखते हुए, मैं भार्गवी से दूर रहो, मेरे भार्गवी से दूर रहो। भविष्य के एटीट्यूड को देखते हुए वैदिक उसके सामने आकर उसे देखते हुए बोला, तुम 4 फुट के हो और हमारे सामने आकर एटीट्यूड दिखा रहे हो। शिवांश वैदिक के बाद पर उसके हाथ को पकड़ते हुए, रुक जाओ। फिर भविष्य की तरफ देखते हुए आगे बोला, तुम्हारी भार्गवी को तुम अपने पास रखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, और दोबारा बच्चे मेरे सामने मत आना। इतना कहकर शिवांश अभ्यक्त के साथ दूसरी तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ एक नज़र देखने के बाद वैदिक भविष्य के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते बोला, तुम भार्गवी के बॉयफ्रेंड हो क्या, बहुत पक्ष ले रहे हो उसका। वैदिक के सवाल पर भविष्य अपना सिर हिलाते, हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते और बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुनकर वैदिक मुस्कुराते उसके कंधे को थपथप कर शिवांश के पीछे चलाया और जल्दी से शिवांश के पास आकर बोला, वो बच्चा बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, सपने देखने के लिए टैक्स नहीं लगता। शिवांश ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, जिसे सुन वैदिक शिवांश को देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम भार्गवी को डेट करो। वैदिक के डायरेक्ट अन्वेषण को सुन शिवांश से अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, ये तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि दीपा को छुप छुप कर देखने से अच्छा कि तुम डायरेक्ट उसे प्रपोज कर दो, इससे पहले कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन। वैदिक की बात पर शिवांश अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझ में और दीपा में बहुत फ़र्क है। वैदिक की बात सुन शिवांश उसे शक भरी आंखों से देखते हुए, कहीं जूही और तुम्हारा कुछ तो चल नहीं रहा है ना, तुम दोनों ने सिर्फ 2 साल छोटे बड़े हो। शिवांश की बात पर वैदिक जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी भाभी की बहन है और मेरी अच्छी दोस्त है। वैसे तुम भी तो दीपांजलि से सिर्फ 2 साल बड़े हो, तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या उसके साथ। वैदिक के सवाल पर शिवांश अपने दांत पीसते बोले, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या, मैंने तुम्हारे सामने उस दिन कहा ना, दीपा से वो सिर्फ मेरी छोटी बहन जैसी है। शिवांश को भड़कता हुआ देख वैदिक अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, तो चल ठीक है, मैं अब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो दीपा का ख्याल रखेगा, नज़र रखना कि वो किसी और डेट ना करे। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी होगी मैं उसे डेट करूँगा, डील मंजूर। वैदिक की बात पर शिवांश अपने आईब्रो चढ़ाते हुए, मैं क्यों प्रॉमिस करूँ, तुम भी तो प्रॉमिस कर सकते हो कि फ़ॉरेन जाने के बाद तुम उसे चीट नहीं करोगे, फ़ॉरेन के लोग यहाँ आकर नहीं झाड़ोगे। शिवांश की बात पर वैदिक उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, जब से उसको देखा है तब से उसके लिए लॉयल हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई मैंने, तो तुझे लगता है कि फ़ॉरेन जाकर मैं उसे धोखा दूँगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही धोखा होता है, इसलिए बताओ क्या कहते हो। शिवांश ने सीधा सा सवाल किया, जिसे सुन वैदिक उसे लात मारते हुए बोला, शाला, मुझसे भी बड़ा मजनू है। वैदिक के बाद पर शिवांश अभ्यक्त के कान पर हाथ रखते हुए वैदिक को घूरकर बोला, मेरा भाई यहाँ पर है, गाली देना बंद करो। अभ्यक्त शिवांश की बात सुन उसके हाथ को कान से हटाते हुए बोला, ब्रो, मैंने चाचू की बात सुन ली, उन्होंने साला कहा जैसे डैडी मामू को कहते हैं। अभ्यक्त की बात पर वैदिक अपना सर हिलाते हुए, हाँ, लेकिन ये मेरा साला नहीं है, मेरा भतीजा है। वैदिक के भतीजा कहने पर शिवांश उसके पैर पर लात मारते हुए बोला, मुझे गंदा लगता है तो मुझे शिव कहा करो। शिवांश की बात सुन वैदिक का मुंह बन गया। जब दीपांजलि वहाँ पर आ गए और वैदिक की एक नज़र देख इग्नोर कर दी, फिर शिवांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम आखिर में क्या कर रहे हो, चलो आगे चलते हैं, ब्राइड एंट्री होने वाली है। इतना कहकर दीपांजलि शिवांश के हाथ को पकड़ उसे लेकर आगे की तरफ चली और वैदिक मुंह बनाते उनके पीछे चला आया। अभी विप्लव स्टेज पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों की एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। पूरा स्टेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। ब्राइड और ग्रूम के बैठने के लिए स्टेज भी लगाया गया था। सभी लोग स्टेज से नीचे कुर्सियों के पास खड़े हुए थे। एकांश हमेशा की तरह मृत्युंजय की गोद में बैठा हुआ। जब हिमांशु की एंट्री का वक्त हुआ, बहुत ही सारे ड्रोनस आसपास में उड़ने लगे और हर तरफ के स्पॉटलाइट सीधा हिमांशु पर चली। विप्लव हिमांशु को एक टक देखने लगा और हिमांशु अपने ओढ़नी को पीछे करते हुए नज़र उठाकर विप्लव को देखने लगी तो विप्लव एकदम से इमोशनल हो गया, जिसे देखकर हिमांशु हैरान रह गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।